दोस्तों, साल 2017 राकेश वर्मा एक छोटे व्यापारी दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहते थे। उन्होंने सोचा कि बिजनेस के लिए एक नया माल खरीदेंगे, इसके लिए बैंक से मुद्रा लोन लेंगे। उन्होंने कैनरा बैंक की ब्रांच में जाकर 75,000 का मुद्रा लोन लिया। कागजात पर साइन हुए, प्रॉमिसरी नोट और टेक डिलीवरी लेटर। शर्तें साफ थी, 36 किस्तों में EMI चुकानी होगी और ब्याज लगेगा करीब 10% सालाना। दोस्तों, मेरी इन वीडियोस का उद्देश्य है कि मैं आपको वास्तविक कोर्ट केसों के माध्यम से कानूनी प्रावधानों और कानून की व्यवहारिक जानकारी दे सकूं, क्योंकि अक्सर थ्योरी और प्रैक्टिकल में काफ़ी अंतर हो जाता है। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो कृपया इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस केस में फिर क्या हुआ कि 4 महीने के अंदर 20 मई 2017 को खाता NPA हो गया, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, अर्थात EMI आनी बंद हो गई। बैंक ने फ़ोन किए, चिट्ठियां भेजी, यहाँ तक कि लीगल नोटिस जो कि 8 दिसंबर 2021 को भेजा, लेकिन राकेश वर्मा ने पैसे नहीं चुकाए। बैंक ने हिसाब लगाया, ब्याज समेत बकाया 1,28,840 रुपये। अब बैंक के पास एक ही रास्ता बचा था, कोर्ट। मामला पहुंचा दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में। दोस्तों, यहाँ ये ध्यान दीजिए कि बैंक ने शुरू में केस ऑर्डर 37 CPC यानी कि समरी सूट के तहत दायर किया था। ऑर्डर 37 CPC एक स्पेशल प्रोविजन है जहां बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन रिकवरी के केस जल्दी निपटा सकते हैं। यानी डिफेंडेंट यानी उधार लेने वाला, उसको एक लिखित बयान यानी रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करने का बहुत कम समय मिलता है। लेकिन इस केस को बैंक की रिक्वेस्ट के बाद ऑर्डिनरी रिकवरी सूट में बदल दिया गया, क्योंकि शायद बैंक को इंटरेस्ट रेट, पैनल चार्जेस वगैरह जस्टिफाई करने थे, जिसके लिए एक्स्ट्रा एविडेंस की जरूरत थी। या हो सकता है बैंक चाहता था कि बाद में डिफेंडेंट के पास कोई टेक्निकल ऑब्जेक्शन न बचे कि ये गलत प्रोसीजर में चला। कोर्ट में बैंक की तरफ से जो सीनियर मैनेजर गवाह बने PW1, उन्होंने हलफनामा दिया और सबूत पेश किए, जिसमें कि लोन एप्लीकेशन थी, प्रोनोट और डिलीवरी लेटर था, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट था, लीगल नोटिस की कॉपी थी। इसके अलावा सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट था। ध्यान रहे, पुराने एविडेंस एक्ट की धारा 65 कहती है कि अगर आप कंप्यूटर से प्रिंट आउट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करते हैं तो उसके साथ सर्टिफिकेट जरूरी है, ताकि डॉक्यूमेंट वैलिड माने जाए। राकेश वर्मा को सम्मन भेजे गए, पहले व्हाट्सएप से, लेकिन वो प्रॉपर सर्व नहीं मानी गई। फिर पोस्ट से भेजे, वो वापस आए अनसर्व्ड। आखिर में अखबार में पब्लिकेशन करके नोटिस दिया गया, लेकिन राकेश वर्मा कोर्ट में कभी हाजिर ही नहीं हुए, तो जज ने उन्हें एक्स पार्टी कर दिया। एक्स पार्टी का मतलब है कि अगर डिफेंडेंट कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो केस एक तरफा सुना जाएगा, लेकिन फिर भी बैंक को अपना केस प्रूव करना जरूरी था। जज ने साफ कहा, भले ही डिफेंडेंट एक्स पार्टी हो गया हो, लेकिन बैंक पर अभी भी ऑनस है, यानी कि ऑनस ऑफ प्रूफ है कि वो सबूत पेश करे। गवाह PW1 यानी बैंक मैनेजर ने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए और चूंकि उनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, उनकी गवाही अनचैलेंज्ड मानी गई, यानी बैंक का केस पूरी तरह साबित हो गया। 19 मार्च 2024 को जज ने आदेश दिया, राकेश वर्मा को 1,28,840 बैंक को चुकाना होगा। बैंक ने 13.45% प्लस 2% पैनल ब्याज मांगा था, लेकिन जज ने कहा कि ये एग्जॉर्बिटेंट है, इसलिए कोर्ट ने सिर्फ 9% सिंपल इंटरेस्ट दिया। साथ ही मुकदमे का खर्चा, कॉस्ट ऑफ सूट भी बैंक को देने का आदेश हुआ। अब सवाल कि राकेश वर्मा क्यों हारे? क्योंकि वो कोर्ट में उपस्थित ही नहीं हुए, इसलिए एक्स पार्टी हो गए। बैंक के डॉक्यूमेंट्स को चैलेंज नहीं किया गया, कोई रिटर्न स्टेटमेंट या डिफेंस नहीं दिया गया। अगर राकेश वर्मा कोर्ट में आते तो क्या जीतने का चांस होता? तो वो कह सकते थे कि ब्याज बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, EMI डिफॉल्ट के पीछे कोई जेन्युइन रीजन, जैसे कि इलनेस हो गया, पेंडेमिक हो गया, या कोई और रीजन वो बताते। तीसरा, सेटलमेंट या वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव रखते। कम से कम इंटरेस्ट रेट तो जरूर कम करवा सकते थे। तो दोस्तों, इस केस से हमें ये सीख मिलती है कि लोन एग्रीमेंट को हल्के में मत लो, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर EMI नहीं दे पा रहे हो तो बैंक से सेटलमेंट करो, सीधे कोर्ट मत पहुंचने दो। अगर सम्मन्स मिले तो कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है, वरना केस एक तरफा हार सकते हैं। कोर्ट हमेशा एक्सेस इंटरेस्ट को कट कर सकती है। यहाँ पे 13.45% को घटाकर 9% कर दिया गया था। अब दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बैंक लोन रिकवरी में और सख्त होना चाहिए या उधार लेने वालों को और राहत मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और हाँ, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे केस के बारे में जहां सिर्फ एक मिसिंग सिग्नेचर ने करोड़ों का केस पलट दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।